Good evening, dear students. How are you? Hope you all are doing good. So बेटा, एज़ वी नो आज 22 अक्टूबर है। तो आज हमने अपनी हिंदी की कक्षा में समास का अध्ययन किया था। इससे पिछली कक्षाओं में हम समास के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, समास की परिभाषा का अध्ययन कर चुके हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम समास की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, समास किसे कहते हैं? समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्द अथवा पद एक ही रूप है। इसका तात्पर्य है जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द अर्थात जिनका कोई अर्थ होता हो, इस तरीके के इन शब्दों को मिलाकर जब किसी नए शब्द का निर्माण होता है तथा वह एक सार्थक शब्द होता है तो वह समास कहलाता है। समास को समझने के लिए दो बिंदुओं को समझ लेना आवश्यक है। एक है समस्त पद। समस्त पद क्या होते हैं? विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करने पर जो नया स्वतंत्र शब्द बनता है वह समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। अर्थात संक्षिप्त का क्या अर्थ होता है? छोटा या छोटे रूप में। जब शब्दों के समूह को, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को संक्षिप्त कर देते हैं, छोटे रूप में एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उससे एक नया शब्द बनता है, तो वह समस्त पद कहलाता है या सामासिक शब्द कहलाता है। इसके एकदम विपरीत होता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? सामासिक पदों को फिर से अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि जब शब्दों को अलग कर दिया जाता है तो वह समास विग्रह कहा जाता है। विग्रह से आप समझ सकते हैं, विग्रह का मतलब होता है अलग करना या तोड़ना। तो ये था समास की परिभाषा, समस्त पद एवं समास विग्रह। इसी श्रृंखला में समास कितने प्रकार के होते हैं या उसके कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। मेल संयोग की दृष्टि से समास के 6 भेद होते हैं। तो ये एक जो मापदंड उन्होंने देखा है, मापदंड जो देखा गया है समास के भेद करने में, वो संयोग या मेल के आधार पे की दृष्टि से किया गया है। मेल के आधार पे समास 6 प्रकार के होते हैं। प्रथम है अवयवी भाव समास, उसके बाद है तत्पुरुष समास, उसके बाद है कर्मधारय समास, उसके बाद है द्विगु समास, उसके बाद है बहुव्रीहि समास और अंतिम है द्वंद्व समास। तो अव्ययी भाव समास कौन से समास होते हैं? जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समास होकर पूरा पद एक अव्यय बन जाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथासंभव, जैसा संभव हो। इसका तात्पर्य है जिसमें पहला पद, जो समास में 2 पद होते हैं, पहला होता है प्रथम पद, दूसरा या जिसे हम प्रधान पद भी कहते हैं, दूसरा होता है उत्तर पद। ओके, यानी कि दूसरा पद। तो जिसमें इन शब्दों में जो पहला पद होता है उसकी प्रधानता रहती है, उस पर अधिक बल दिया जाता है या उस पर अधिक फोकस किया जाता है। और समास होकर पूरा पद एक अव्यय बन जाता है, उससे एक शब्द का निर्माण होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि यथा संभव, जैसा संभव हो। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें जो पहला पद है उसकी महत्ता अधिक है, उसके आधार पे ही जो बाकी का शब्द रचना होगी, बाकी के जो शब्द की रचना होगी, उसका अर्थ हम निकाल सकते हैं, उसके अर्थ को हम समझ सकते हैं प्रथम पद के आधार पे। उसके बाद उसका दूसरा उदाहरण होगा भरपेट। भरपेट को क्या बोलेंगे? पेट भरकर। तो इसमें जो भर है, जो प्रथम पद है, उसकी प्रधानता है, उसी के आधार पे जो बाकी का जो शब्द है उसके व्याख्या की गई है या उसका अर्थ हम समझ सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है तत्पुरुष समास। सरल भाषा में तत्पुरुष समास को पढ़ें तो जहाँ 2 शब्दों के बीच विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं? को, से, के लिए, का, के, की, पर, में आदि का लोप हो और प्रधानता उत्तर पद की रहती हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है, इन शब्दों में आप सभी जानते होंगे, अपने सभी ने कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह के जो विभक्ति चिन्ह हैं, जो कारक चिन्ह हैं, इनका अध्ययन किया होगा। तो इन शब्दों में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है तथा इसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं। पहले हमने देखा था अव्ययी भाव में जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है, किंतु तत्पुरुष समास में प्रथम पद प्रधान न होकर उत्तर पद प्रधान होता है।
तो यही इन दोनों में अंतर है, उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तथा इसमें जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप होता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं आप बीती, यानी कि इसमें आप और बीती, तो इनके बीच में जो पर जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप है। यहाँ पर उस विभक्ति चिन्ह को नहीं दिखाया गया है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, आप बीती शब्द का जब हम समास विग्रह करते हैं तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में पर लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है राम कहानी, यानी कि राम की कहानी। तो इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह आ गया? इसमें आ गया की इसमें विभक्ति चिन्ह है। आप बीती में पर विभक्ति चिन्ह है और राम कहानी में की विभक्ति चिन्ह है। इसी के साथ ये तो शब्द की बात हो गई। एक हम अगर किसी वाक्य का उदाहरण लें तो जैसे एक वाक्य मैंने बोला, मैंने अपने भाई के लिए खाना बनाया, तो मैंने अपने भाई, फिर मैंने के लिए हटा के खाना बनाया, तो मैंने अपने भाई खाना बनाया। तो ये वाक्य बहुत अजीब लग रहा है, बहुत विचित्र लग रहा है, क्योंकि हमने इसमें से विभक्ति चिन्ह हटा दिए। तो इस वाक्य को बताने का तात्पर्य यह था कि विभक्ति चिन्ह की सभी हिंदी भाषा में या वाक्य प्रयोग में महत्ता होती है। अगर यदि हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, छात्रों, ये था आज का कार्य। आप इस जो छात्र आज अपनी हमारी कक्षा में अनुपस्थित थे वे इस कार्य को भली भांति अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं आपकी परीक्षाएं समीप हैं, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आपको जितना भी कार्य कराया जाता है, जितना भी वर्क आपको कराया जाता है वो याद करते चलना है। धन्यवाद।